So class 8 we were discussing about cell structure and function of NCERT science. So let's find about cell structure and its function. उसका structure और उसका काम. So you have learned that each living organism has many organs. You have studied in class 7 about the digestive organs which together constitute the digestive system. 7th में आप पढ़ चुके हैं digestive system के बारे में. Each organ in the system performs different functions such as digestion, assimilation and absorption. डाइजेशन जो है स्टमक से स्टार्ट होता है और जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में ख़त्म होता है. वहाँ से जो है एब्जॉर्ब होता है फूड और हर सेल में पहुँचता है. और एब्जॉर्प्शन जो है हर सेल में एब्जॉर्ब किया जाता है फूड को. उससे जो है एनर्जी रिलीज़ होती है. सिमिलरली डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ प्लांट परफॉर्म स्पेसिफिक और स्पेशलाइज्ड फंक्शंस. प्लांट में भी हर ऑर्गन जो है स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करता है. For example, roots help in the absorption of water and minerals. Leaves, as you have learnt in class 7th, are responsible for synthesis of food. Roots जो है water और minerals absorb करती हैं और leaves जो है photosynthesis perform करती हैं और जो है किसकी मदद से, chlorophyll की मदद से. So each organ is further made up of smaller parts called tissue. Organs किसके बने होते हैं? छोटे छोटी cells जो एक सा function perform करें उनको टिश्यूज़ कहते हैं. और टिश्यू क्या है? इट्स अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन. टिश्यूज़ आर ऑफ द सेम काइंड हु आर परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन. सो एन ऑर्गन इज़ मेड अप ऑफ टिश्यूज़ विच इन टर्न आर मेड अप ऑफ सेल्स. तो क्या बना? मैंने पहले भी बताया था, सेल से टिश्यू बने, टिश्यू से ऑर्गन्स और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बने. और सेल क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है. आइए पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ द सेल. Cell membrane. Basic components of a cell are cell membrane, cytoplasm and nucleus. Cytoplasm and nucleus are enclosed within the cell membrane. Cell membrane जो है 3 dimensional structure जो होता है सेल का, उसके चारों तरफ एक membrane होती है, उसको हम cell membrane कहते हैं, जिसके अंदर एक लिक्विड भरा रहता है, जेल लाइक सब्सटेंस, जो साइटोप्लाज्म कहलाता है. और उसके अंदर एक राउंडिश न्यूक्लियस होता है. तो सेल मेम्ब्रेन को और क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये क्या करती है? एक सेल से दूसरी सेल को अलग करती है एंड जो सराउंडिंग मीडियम है उससे भी अलग करती है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन पोरस है. पोरस मीन्स इसमें स्मॉल होल्स होते हैं, बहुत स्मॉल, एंड अलाउज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस और मटेरियल्स बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड. ये लिविंग सेल है, इट्स नॉट अ डेड सेल, इट्स अ लिविंग सेल. तो इससे मूवमेंट होता है कुछ सर्टेन एसेंशियल सब्सटेंसेस का. बाहर से अंदर भी आते हैं वो, अंदर से बाहर भी जाते हैं. एक्टिविटी देखिए. इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द सेल, टेक एन ओनियन बल्ब, रिमूव द ड्राई पिंक कवरिंग्स, पील्स. You can easily separate these from the fleshy white layers of the bulb with the help of forceps or even with your hand. You can also break the onion bulb and separate out thin layers. Place a small piece of the thin onion peel in a drop of water in a glass slide. तो आप जब ओनियन को छील लीजिए और उसमें जो उसकी पत्तियाँ होती हैं सक्लेंट होती हैं, उनमें कुछ एल्कोलाइड्स भरे रहते हैं, लिक्विड भरा रहता है, उनको हटा के और एक बहुत पतली सी मेम्ब्रेन होती है वाइटिश सी, उसको निकाल लीजिए. और उसको एक छोटी सी जो पील है उसको एक ग्लास की स्लाइड होती है, एक ये रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर होता है स्लाइड का, इस तरह की ग्लास की ट्रांसपेरेंट स्लाइड, उसमें रख लेते हैं उस पील को. और उसको जो है छोटे पीसेस में भी काट सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ ब्लेड और फोर्सेप. फोर्सेप होती है चिमटी छोटी सी, उसमें हम मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन ऐड करते हैं और उसके ऊपर एक कवर स्लिप एक बहुत पतली सी ग्लास की छोटी सी एकदम थिन और ट्रांसपेरेंट एक स्क्वायर जो है एक स्ट्रक्चर होता है, जो कि इसको हम कवर स्लिप बोलते हैं. तो हम पहले जो पील है उसको पानी से वॉश करेंगे मिथाइलिन ब्लू से. उसके बाद हम उसके ऊपर रख के, किसके ऊपर, जो आपकी ये ग्लास स्लाइड है उसके ऊपर रख के, और उसके ऊपर उसकी कवर स्लिप रख देंगे. उसमें एयर बबल्स नहीं आने चाहिए.
और उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको इस तरह की सेल्स नज़र आएंगी। ये इस तरह की रेक्टेंगुलर फ्लैट सेल्स हैं, उनके बीच में आपको न्यूक्लियस नज़र आ जाएगा। सबसे बाहर क्या है, ये जो कंपार्टमेंट्स हैं दे आर एक्चुअली द सेल मेम्ब्रेन, और उसमें एक और थिक कवरिंग होगी क्योंकि ये प्लांट सेल है ना, तो उसमें सेल वॉल होएगी। और जो सेंटर में जो डेंस राउंड बॉडी है, जो डेंस होगी मतलब गहरे रंग की भी होगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियस। जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। उसमें जो भरा हुआ है यहाँ पे लिक्विड सा जेल लाइक सब्सटेंस, वो साइटोप्लाज्म है। अब आप आगे जाके पढ़ेंगे कि सेल के बाहर वाला प्रोटोप्लाज्म कहलाता है, न्यूक्लियस के अंदर वाला न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। बहुत डिटेल में आप पढ़ेंगे 9th क्लास में इसके बारे में। तो सेल मेम्ब्रेन शेप देती है सेल को, और सेल मेम्ब्रेन जो है एडिशन से जो सेल वॉल किस में होती है, प्लांट्स में, जो कि थिक होती है, सेलुलोज की बनी होती है। ये जो है प्लांट्स में प्रोटेक्शन के लिए होती है, क्योंकि जो है बाहर ही रहते हैं प्लांट्स, तो खुले में उगते हैं, तो उनको जो है टेम्परेचर की वेरिएशंस सहनी पड़ती है। कभी तेज़ हवाएं चल रही होती हैं, कभी मॉइस्चर है, कभी सूखा पड़ा हुआ है। सो दे आर एक्सपोज टू दीज वेरिएशंस, क्योंकि बदलने वाली ये कंडीशंस हैं, और ये मूव तो कर नहीं सकते, ना ही ये कहीं शरण ले सकते हैं। दे आर एक्सपोज टू ऑल काइंड्स ऑफ अदर कंडीशंस। सो cells can be, so therefore they have a covering on their cell membrane or plasma membrane which is called the cell wall. तो आप जो है क्या कर सकते हैं, सेल्स की जो लीफ की जो उसमें भी एक झिल्ली सी होती है, जैसे ट्रेस्कैंथिया, एलोडिया या रोहियो की आप झिल्ली निकाल के आप उसकी स्लाइड प्रिपेयर करके देख सकते हैं, जैसे आपने ओनियन की करी थी। क्या एनिमल सेल्स भी आप स्टडी कर सकते हैं? बिल्कुल। आप एक टूथपिक ले लीजिए जिससे आप दांत अपने साफ़ करते हैं, या मैस्टिक्स ले लीजिए जिसकी टिप ब्रोकन हो, उसको अपने चीक जो है आपका गाल, उसके अंदर थोड़ा सा स्क्रैप करिए बिना हर्ट किए, और उसको एक पानी की ड्रॉप में ग्लास स्लाइड के ऊपर रख दीजिए। उसमें अब आप क्या ऐड करेंगे, आयोडीन, और उसके ऊपर एक कवर स्लिप लगा दीजिए हो, और अगर नहीं है आयोडीन तो उसमें आप मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन ऐड कर दीजिए। माइक्रोस्कोप में देखिए तो आपको बहुत सारी सेल्स नज़र आएंगी। आप उसमें सेल मेम्ब्रेन भी देख सकते हैं, साइटोप्लाज्म देख सकते हैं, न्यूक्लियस देख सकते हैं, लेकिन सेल वॉल नहीं होगी। तो ये आपकी चीक सेल्स इस तरह की नज़र आती हैं। तो जो है सबसे बाहर जो है आपको क्या नज़र आ रहा है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के चारों तरफ एक और कवरिंग है जिसको जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, और इसके अंदर क्या भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म। तो ये आपकी चीक सेल्स हैं। अब साइटोप्लाज्म क्या है? इट इज़ अ जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। तो जैसे आपके पास कोई जग है, मान लीजिए उसमें पानी भरा हुआ है, तो वो पानी इज़ लाइक साइटोप्लाज्म, जो कि न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो होगा वो साइटोप्लाज्म होता है। और ये थिन नहीं होता है, जेली लाइक सब्सटेंस है। और इसी साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स जो हैं वो सस्पेंडेड रहते हैं, जैसे उनके नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, जो रेस्पिरेशन जहाँ पे होती है, यानी कि फूड जहाँ जलता है और एनर्जी उत्पन्न होती है, एटीपी बनता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और उससे एनर्जी रिलीज़ होती है। गोल्जी बॉडी जो है ये बहुत सारे प्रोटीन्स वगैरह, सेल के जो जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनको मैन्युफैक्चर बनाने में गोल्जी बॉडीज़ जो हैं मदद करती हैं। तो जैसे पोस्ट ऑफिस में पार्सल आया, फिर पैकेज हुआ, फिर डिलीवर हुआ, तो वही काम गोल्जी बॉडी का है। राइबोसोम्स जो हैं ये छोटे छोटे स्मॉल लाइक ग्रैन्यूल्स होते हैं, जहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होता है, क्योंकि जितनी ये मसल्स हैं हमारी, ये सब प्रोटीन्स की बनी हुई हैं। हमारे बाल भी प्रोटीन के बने हुए हैं, हमारे जो नाखून यानी नेल्स हैं ये भी प्रोटीन के बने हैं, जो जितनी भी शीप की जो वूल होती है वो प्रोटीन होती है। तो प्रोटीन इज़ अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर बॉडी, और प्रोटीन का बेसिक इंग्रेडिएंट क्या है, नाइट्रोजन। तो वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पौधे जो हैं नाइट्रोजन कई तरह से एब्जॉर्ब करते हैं। आपने
पिछले चैप्टर में पढ़ा था नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। तो अब हम आते हैं न्यूक्लियस पे। न्यूक्लियस जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। इट्स द ब्रेन ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया इज द you can say kitchen of the cell, and or you can say the power station of the cell, and leaves are the, or the chloroplast, the green color, is the kitchen of the cell. Nucleus is the brain of the cell. कैसा होता है? spherical, गोल, and located in the center of the cell, बीच में होता है सेल के, और इसको हम स्टेन कर सकते हैं, कलर में रंग सकते हैं और उसको देख सकते हैं माइक्रोस्कोप में। और साइटोप्लाज्म से किससे सेपरेटेड रहता है? एक मेम्ब्रेन से, जिसका नाम है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये भी पोरस होती है, इसमें भी स्मॉल होल्स होते हैं विच अलाउज द मूवमेंट एंड मटेरियल्स बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर बाहर ये आते जाते रहते हैं कुछ सब्सटेंसेस, क्योंकि ये पोरस होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियस के पास ही एक छोटी सी और गोल स्ट्रक्चर होता है जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं, NUCLEOLUS। इन एडिशन न्यूक्लियस, इसका भी स्पेशल फंक्शंस होते हैं। आप जानते हैं सेल डिवाइड करती है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 में। तो सेल डिवीजन के टाइम में ये न्यूक्लियोलस जो है एक्टिव हो जाता है। इसके अलावा न्यूक्लियस में कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। इनके ऊपर क्या लगे रहते हैं? जीन्स। और ये क्या करते हैं? जीन्स इनहेरिटेंस करते हैं, ये ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। माँ बाप से बच्चों में जो क्वालिटीज़ जाती हैं वो इन्हीं जीन्स के थ्रू जाती हैं। और ये जीन्स किस पर लगे रहते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं न्यूक्लियस में, जिनको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। जब सेल डिवाइड होती है तभी ये क्रोमोसोम नज़र आते हैं, अदरवाइज नहीं नज़र आते। अब जीन देखिए, ये यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इट कंट्रोल्स द ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। दिस मीन्स दैट योर पेरेंट्स पास सम ऑफ their characteristics like on to you. If your father has brown eyes, you may also have brown eyes. If your mother has curly hair, you might also end up having curly hair. However, the different combination of genes from parents result in different characteristics. तो कई बार आँखें फादर पे चली जाएंगी तो बाल मदर पे चले जाएंगे। हाइट जो है वो कई बार कभी पेरेंट्स में फादर या मदर पे जाती है। लेकिन कुछ करेक्टरिस्टिक्स ऐसे भी होते हैं जो आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स से भी मिलते हैं और उनके भी पेरेंट्स से मिलते हैं। तो वो कम होते चले जाते हैं लेकिन आते ज़रूर हैं। अब कई बार पेरेंट्स जो है छोटे कद के, बच्चा बहुत टॉल हो गया, क्यों? क्योंकि उसका कोई ग्रैंड पेरेंट टॉल रहा होगा। तो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हो जाते हैं, लाखों तरह के कॉम्बिनेशन से बच्चों के अंदर अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं। तो न्यूक्लियस जो है इट एक्ट्स एज एन in addition to its role in inheritance, acts as control center of the activities of the cell. सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। इंटायर कंटेंट ऑफ अ लिविंग सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। तो लिविंग सेल के अंदर जितना भी जेल लाइक सब्सटेंस है वो प्रोटोप्लाज्म कहलाता है, which includes cytoplasm and the nucleus, and the protoplasm is the living substance of the cell. मैंने आपको बताया कि प्रोटोप्लाज्म किसका बना होता है? is made up of cytoplasm plus nucleoplasm। ठीक है, और ये लिविंग होती है, मतलब ये इट्स नॉट डेड, इट्स लिविंग। ये इसमें ये सिलेक्टिवली कुछ मटेरियल्स को अपने अंदर आने जाने देते हैं। ये जितने भी ये साइटोप्लाज्म है या न्यूक्लियोप्लाज्म है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी लिविंग है। तो क्या प्लांट सेल में और एनिमल सेल्स में न्यूक्लियस सेम होता है? और बैक्टीरिया में भी क्या एक सा होता है? ऐसा नहीं है। बैक्टीरियल सेल का जो न्यूक्लियस है वेल ऑर्गेनाइज नहीं होता है जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का होता है, और उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती ही नहीं है। बैक्टीरियल सेल प्रिमिटिव सेल मानी जाती है। तो इनको प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं, PROKARYOTIC
KARYOTIC, प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो प्रिमिटिव सेल्स हैं, शुरुआती जो जब लिविंग सेल्स जो बनी थी नेचर में, तो उस समय जो बने थे बैक्टीरिया, तो उनका जो सेल है उसमें न्यूक्लियस इज़ नॉट वेल डिफाइंड, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती ही नहीं है, सिर्फ कुछ क्रोमोसोम मटेरियल होता है। तो ऐसी सेल्स प्रोकैरियोटिक सेल्स कहलाती हैं, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को प्रोकैरियोट्स कहते हैं। प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। एग्जाम्पल आर बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। और ओनियल सेल्स, चीक सेल्स में वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस है, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है। तो ऐसी सेल्स को यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। दे आर डेजिग्नेटेड एज यूकैरियोटिक, EUKARYOTIC। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ज़्यादातर ऐसे ही हैं, क्योंकि सब में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, तो उनको हम यूकैरियोट्स कहते हैं, इंक्लूडिंग अस। यू मीन्स EUU, ट्रू, कैरियन न्यूक्लियस। तो ट्रू न्यूक्लियस किस में मिलेगा आपको? हायर ऑर्गेनिजम्स में, अदर देन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। While observing the onion cells under the microscope, did you notice any blank looking structures in the cytoplasm? अब आपको इसमें कोई blank looking structures नज़र आएंगे, खाली structures, इनको हम बोलते हैं वैक्यूल्स। अब देखिए ये प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल है, इसको आप दोनों को आप बनाएंगे अपने कॉपी में। तो इसमें आप सबसे पहले क्या बनाएंगे? सेल मेम्ब्रेन बनाइए, उसके ऊपर आपको प्लांट सेल में क्या मिलेगी? सेल वॉल मिलेगी, ठीक है, सबसे बाहर। उसके बाद जो है आपको इसका एक पोर्शन इनलार्ज किया गया है। ये ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स जो हैं दे आर क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन कलर होता है इनमें। और ये साइड, ये इतनी बड़ी वैक्यूल इसमें आ गई है प्लांट सेल में। तो प्लांट सेल में वैक्यूल बहुत बड़ी होती है, और बीच में ये देखिए न्यूक्लियस तो साइड में चला गया, वैसे सेंटर में होता है, यहाँ साइड में पहुँच गया। तो इसके भी और भी स्ट्रक्चर्स हैं, और इसके बीच में वैक्यूल के और सेल मेम्ब्रेन के बीच में साइटोप्लाज्म है। और ये जो क्लोरोप्लास्ट जो कलर्ड होते हैं ना, आपने देखा प्लांट्स में बहुत सारे कलर्स होते हैं, हर तरह का रंग मिलता है उनकी जो पेटल्स होती हैं, पंखुड़ियाँ, ग्रीन के अलावा। तो ये होते हैं प्लास्टिड्स, जो कि फ्लावर्स को भी अलग अलग कलर्स देते हैं। कई बार पत्तियाँ भी अलग अलग रंग की हो जाती हैं, रेडिश सी हो जाती हैं। दीज आर ऑल ड्यू टू प्लास्टिड्स, जो कि हमारे एनिमल सेल में नहीं मिलेगी। अब ये देखिए ये एनिमल सेल है, इसमें सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है, इसमें सेल वॉल नहीं है, छोटी वैक्यूल्स हैं, न्यूक्लियस बीच में है, और जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में क्या है? साइटोप्लाज्म। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स आप बनाएं, प्रैक्टिस करें, और ऐसे क्वेश्चन हमेशा आता है। तो जो है वैक्यूल क्या होती है? बहुत बड़ी सी होती है एक प्लांट सेल में, जैसे ओनियन सेल में। चीक सेल में छोटी मिलेंगी, तो प्लांट सेल में बड़ी होती हैं, एनिमल सेल्स में बहुत छोटी होती हैं वैक्यूल्स। VACU, वैक्यूल, OLE। इसके अलावा आप एक प्लांट सेल में क्या देखेंगे? छोटी छोटी कलर्ड बॉडीज़ हैं साइटोप्लाज्म में। जैसे आप कोई पत्ती देखें ट्रेस कैंटिया लीव में, तो ये बिखरी रहती हैं, स्कैटर्ड रहती हैं साइटोप्लाज्म में लीफ की। इनको प्लास्टिड्स कहते हैं, अलग अलग रंग की होती हैं, कुछ में ग्रीन पिगमेंट होता है, पिगमेंट माने कलर, जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। और ग्रीन कलर प्लास्टिड्स दे आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। जो ग्रीन होंगे वो क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं, जो कलर्ड होते हैं वो क्रोमोप्लास्ट कहलाते हैं। कलर्ड क्या कहलाते हैं? क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। सो ये कलर देते हैं लीव्स को भी और पेटल्स को भी। तो ये किसके लिए ज़रूरी है क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट? फोटोसिंथेसिस के लिए। यही ट्रैप करते हैं सोलर एनर्जी को, और उसकी मदद से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर
और इस क्लोरोफिल की मदद से ये अपना खाना बनाते हैं, विच इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज के फॉर्म में खाना बनता है, जो कि स्टोर किया जाता है स्टार्च के फॉर्म में। और हम लोग जो खाते हैं वो स्टार्च ही होता है, पोटैटो में या आपका वीट में या मेज़ में या पैडी जो राइस में, ये स्टार्च ही होता है जो हम कंज्यूम करते हैं, खाते हैं। तो कंपेयर करेंगे इन दोनों सेल्स को तो आप क्या पाएंगे, आप बता सकते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, उनको आप टैबुलेट कर सकते हैं। तो देखिए, सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी प्रेजेंट है, एनिमल में। सेल वॉल प्लांट में प्रेजेंट है, एनिमल में एब्सेंट है। न्यूक्लियस दोनों में प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म दोनों में प्रेजेंट है। प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल में है, एनिमल सेल में नहीं है। वैक्यूल दोनों में है। तो इस तरह से आप इनको कंपेयर कर सकते हैं। अब जो है हम आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। इंडिकेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव वन सेल्ड बॉडी, ट्रू। मसल सेल्स आर ब्रांच्ड, फॉल्स। स्पिंडल शेप्ड होती हैं, वो तकली के आकार की, जैसे आँख होती है हमारी पुतली वैसी होती हैं। Basic living unit of an organism is an organ. No, it's a cell. Amoeba has irregular shape. True. Make a sketch of the human nerve cell and what function the nerve cells perform. तो sketch आप बना सकते हैं and what function they perform. They receive and transfer messages, thereby helping to control and coordinate the working of different parts of the body. Write short notes on cytoplasm and nucleus of the cell. Cytoplasm is the jelly-like substance found in between the nucleus and the cell membrane. It contains nucleus and many small structures called organelles. Cytoplasm along with nucleoplasm forms the living substance of the cell called the protoplasm. And nucleus is the most important component of a living cell. It is spherical and located in the center of the cell. But in a plant cell, it is shifted towards one side because the vacuole occupies most of the space. It can be stained and seen easily with the help of a microscope. It is separated by the cytoplasm by nuclear membrane, and the liquid substance present in the nucleus is known as nucleoplasm. Which part of the cell contains organelles? Cytoplasm. You can make sketches of animal and plant cells, and you have to state three differences. In animal cells, nuclear membrane is present. Plant cells में nuclear membrane is present. Cell wall is absent in animal cells, but it is present in plant cells. In animal cells, plastids are absent, but in plant cells, plastids are present. So in animal cells, nuclear membrane is present, not absent. Please note it. Difference between eukaryotes and prokaryotes. You know that then eukaryotes have a well organized nucleus with a nuclear membrane, while the prokaryotes like bacteria and blue green algae do not have this. What are chromosomes? Where are chromosomes found in a cell? State their function. Chromosomes are found in nucleus of the cell. They carry genes and help in inheritance or transfer of characters from the parents to the offsprings. Cells are the basic structural units of living organisms. Explain. Cells may be compared to bricks. Bricks are assembled to make a building. Similarly, cells are assembled to make the body of every organism. There are millions of living organisms. There are different shapes and sizes of cell. An organism with billions of cells begins life as a single cell, which is a fertilized egg or zygote. The fertilized egg cell multiplies and the number of the cells increases as development proceeds. जैसे से डेवलपमेंट होती जाती है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती चली जाती है. Hence it is called the basic structural unit of living organisms. आपसे ये भी पूछा जा सकता है how it is the functional unit of an organism, because all the basic functions of a living thing are performed in a cell, like synthesis of food, burning of food to release energy, and preparation of making of different kinds of
proteins, building material of a cell. Then even there are cells which eat up the cells which are dead. And so all the functions are performed by a cell. So it is the functional unit also. Why are chloroplasts found only in plant cells? Chloroplasts contain chlorophyll, which make food in plants by the process of photosynthesis. But in animals, there is no such structure as chloroplast or chlorophyll, and they are not able to make their own food, so they don't contain chloroplasts. Complete the crossword puzzle. Please do it. You are already familiar with the terms, so you should be able to do them. So this finishes your chapter. Only one chapter for your half-yearly exam is left, and that will be force and pressure. Alright, so that will be sent to you very soon, tomorrow perhaps, and then please prepare your lessons properly so that you should be able to do your half-yearly exams properly. If there is any doubt, you can always use mask and sanitizer, come to the school and discuss whatever you have not been able to understand. So the next chapter will be force and pressure. Chapter number 11. Right? Thank you.